आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 51। मीरा वर्मा ने टाइम्स गार्डन के पास ड्यूटी पर तैनात अपने सहकर्मी को फ़ोन किया और उसे बचाव के लिए आने को कहा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत टिकटॉक खोला और रूपा का लाइव प्रसारण पाया। जब उसने देखा कि इस इंटरनेट सेलिब्रिटी के लाइव प्रसारण कक्ष की मेज पर चारकोल का एक बर्तन रखा है और चारकोल अभी भी जल रहा है, तो उसका दिल उछल पड़ा। मीरा वर्मा को स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता का एहसास था। चाहे एंकर सचमुच आत्महत्या करना चाहती हो या दरवाज़ा बंद हो, जब तक उसके मन में यह विचार था, मीरा वर्मा को एक जनता की पुलिस होने के नाते त्रासदी की सभी संभावनाओं को खत्म करना था। मीरा वर्मा ने लगातार कई फ़ोन किए, कार्य समूह में कई संबंधित संदेश भेजे, एम्बुलेंस बुलाई और रात भर पास में रहने वाले ताला बनाने वाले को भी बुलाया। अगर कोई सहकर्मी मदद के लिए आता लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाता तो बहुत बुरा होता। मीरा वर्मा ने लगभग हर उस चीज़ के बारे में सोचा जिसके बारे में वह सोच सकती थी। जब मीरा वर्मा ने ये स्थिति समूह को बताई तो शीर्ष नेता वांगजू और अन्य लोग भी चिंतित हो गए। पहली बार तैनाती शुरू हुई। टाइम्स गार्डन के पास ड्यूटी पर तैनात कई पुलिस अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। इसमें 5 मिनट से भी कम समय लगा। लू शियाओ मियाओ का अवसाद गहरा गया। उनमें जीने की कोई इच्छा नहीं रही और उन्हें लगा कि जीवन निरर्थक है। लेकिन इस समय भी अनगिनत नेटिजन्स अभी भी उस पर पागलपन से हमला कर रहे थे। जाहिर है दयालु नेटिजन्स भी थे। तो तुम जल्द ही मरने वाले हो, थोड़ा कोयला डालें। नहीं, चारकोल कोई मॉडल नहीं है ना? अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। चारकोल आत्महत्या, इमारत से कूदना बेहतर है, आप सीधे मर जाएंगे। घुटन की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप कुछ देर तक नहीं मरेंगे। लू शियाओमियाओ ने इन नेटिजन्स के शब्दों को देखा और वह वास्तव में थोड़ी असहनीय थी क्योंकि वह पहले से ही भावनात्मक रूप से अस्थिर थी। वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन इन नेटिजन्स के शब्द एक जानलेवा शॉट की तरह थे, सीधे उसकी जान ले रहे थे। आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा, खासकर इन नेटिजन्स के शब्द, और उनका दिल फिर से उछल पड़ा। ये नेटिजन्स वास्तव में अपराध कर रहे हैं लोगों को आत्महत्या करने देना। क्या आप अपनी अंतरात्मा के साथ जी सकते हैं? जल्दी से खिड़कियां खोलो, आत्महत्या मत करो। आदित्य वर्मा ने नीचे बात की, लेकिन वह तुरंत ही नेटिजन्स की अनगिनत टिप्पणियों से दब गया। आह! लू शियाओ मियाओ इन नेटिजन्स के शब्दों को सहन नहीं कर सकी और उसकी भावनाएं पूरी तरह से ढह गईं और वह चिल्लाई, क्यों? तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? आह! अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। लू शियाओ मियाओ की आवाज़ में पागलपन का संकेत था और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का संकेत था। अगले ही पल लू शियाओ मियाओ ने अपने सामने रखे चारकोल बेसिन को घूरा और उसने एक पंखा निकाला और चारकोल को जलाने की गति बढ़ाने के लिए उसे तेजी से हवा देने लगी। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा और चुपके से कहा, ये ठीक नहीं है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता न भी हो तो भी कमरे में कोयला जल रहा है। अगर आग लग गई तो और भी गंभीर हो जाएगा। जल्द ही लू शियाओ मियाओ का चेहरा गर्मी से लाल हो गया और उसके शरीर पर पसीना आ गया, जिससे उसके पतले कपड़े भीग गए। इसके अलावा वह थोड़ी कमज़ोर हो गई और उसे चक्कर आने लगा। धीरे धीरे वह बात करना नहीं चाहती थी। क्या ये वही 20 मिनट नहीं है जो बताया गया था? यह अभी तक नहीं आया है ना? मुझे क्या करना चाहिए? भले ही वह अपने दिल में मरना नहीं चाहती थी, इस समय इन नेटिजन्स के शब्दों और उसके दिल में बेकाबू भावनाओं ने उसे बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहा। जीने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह अब और बात नहीं करना चाहती थी और उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। लेकिन इस समय लाइव प्रसारण कक्ष की स्क्रीन पर एक कार्निवल विशेष प्रभाव दिखाई दिया। नेटिजन हाओरान जेंगकी ने एंकर को दिया कार्निवल। इस दृश्य ने सभी नेटिजन्स को थोड़ी देर के लिए भ्रमित कर दिया और लू शियाओमियाओ के आंदोलनों को भी रोक दिया गया। वह आत्महत्या करने वाली थी और किसी ने उसे कार्निवल दे दिया। हे भगवान, आप इस समय मुझे एक कार्निवल दे रहे हैं। अमीर आदमी, इसका क्या मतलब है? मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं उपहार क्यों दूँ? अरे, ये बड़ा आदमी क्यों जाना पहचाना लग रहा है। कई नेटिजन्स ने नीचे संदेश छोड़े। हाओरान जेंगकी के कार्निवल के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे उपहार मत दो, मैं मर रही हूँ। जब रूपा ने यह उत्सव देखा तो उसने आदतन उसे धन्यवाद दिया,
लेकिन ये सोचकर कि वह मरने वाली है, रूपा को लगा कि यह सब व्यर्थ है। लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की। स्क्रीन पर एक और कार्निवल जगमगा उठा। नेटिजन हाओरान जेंकी ने एंकर को दिया कार्निवल। रूपा भी स्तब्ध रह गई। अरे, एक और आ गया, हाओरान जेंकी। ये वही अमीर आदमी है जिसे पहले जियाओ गुई मिला था। मैं अभी जियाओ कियान के लाइव प्रसारण कक्ष से आया हूँ। वह बड़ा आदमी है जिसने 100 कार्निवल ब्रश किए हैं। जब दूसरा कार्निवल फिर से जगमगा उठा तो कई नेटिजन्स चौंक गए और कई नेटिजन्स ने इस हाओरान जेंकी को पहचान लिया। क्या ये वही बड़ा आदमी नहीं है जिसने अभी अभी 100 कार्निवल को ब्रश किया और पूरे मंच को चौंका दिया? क्या ये सच है? 100 कार्निवल, क्या ये बहुत ज़्यादा पैसा है और इसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है? इसे मुझे दे दो। कुछ नेटिजन्स जिन्होंने अभी वह दृश्य नहीं देखा है, वे अभी भी संशय में हैं। हालांकि जैसे ही स्क्रीन पर कार्निवल के विशेष प्रभाव फिर से जगमगा उठे, फुफकार कई नेटिजन्स ने ठंडी हवा की सांस ली। 3 कार्निवल, फिर चौथा, 5वां, ये रुका नहीं। नेटिजन हाओरान जेंकी ने एंकर को दिया कार्निवल। नेटिजन हाओरान जेंकी ने एंकर को दिया कार्निवल। नेटिजन हाओरान जेंकी ने एंकर को दिया कार्निवल। अरे, ये फिर आ रहा है। क्या ये हो सकता है कि यह बड़ा आदमी फिर से 100 कार्निवल को पार कर जाएगा? ये बहुत डरावना है। हम अभी भी लड़ाकू हैं, लेकिन बड़ा आदमी पहले से ही एक डॉडी है। इस समय लू शियाओमाओ का लाइव प्रसारण कक्ष फिर से फट गया। हालांकि बिना किसी अपवाद के सभी नेटिजन्स अमीर आदमी हाओरान जेंकी द्वारा दिए गए उपहारों से हैरान थे। यहाँ तक कि वे ये भी भूल गए कि वह सुंदर महिला आत्महत्या करने जा रही थी। नेटिजन्स लू शियाओमाओ के लाइव प्रसारण कक्ष में आते रहे। इस समय चौड़ी आंखों वाला कमजोर आदमी भी अचानक ऊर्जावान हो गया। उसने अपना मुंह खोला और दृश्य को देखा। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ? ओह, ऐसा लगता है जैसे मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। भाई, मैं मरने वाला हूँ। तुम मुझे इतने सारे उपहार क्यों दे रहे हो? लू शियाओ मियाओ वास्तव में फिर से रोना चाहती थी। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। दुनिया में सबसे दुखद बात यह है कि लोग मर जाते हैं लेकिन पैसा खर्च नहीं होता। इस समय हाओरान जेंकी ने फिर से बात की। ये हाओरान जेंकी स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा है। ये भी एक तरीका है जो आदित्य वर्मा ने समय को अस्थायी रूप से टालने और लू शियाओ मियाओ को आत्महत्या करने से रोकने के लिए सोचा था, और वह कार्निवल को ब्रश करता रहा। समय बीतता गया और जब धीरे धीरे 20 मिनट पूरे हुए तो आदित्य वर्मा 100 से अधिक कार्निवल पार कर चुके थे। अगर तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो उस पैसे और अपने माता पिता के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें इतनी मुश्किलों से पाला है। क्या तुम्हारा दिल उन्हें मरने देने का है? उपहार बांटते समय आदित्य वर्मा ने भी बात की, जिससे लू शियाओ मियाओ को शांत करने और आत्महत्या का विचार त्यागने की उम्मीद थी। अपने माता पिता के बारे में बात करते समय लू शियाओ मियाओ फिर से हिचकिचाई। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। पहले 2, पापा, मम्मी, मुझे माफ करना। वाह, रूपा फिर रोने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे फिर से कुछ दुखद बात सूझी और वह अपनी भावनाओं में फंस गई और बाहर नहीं निकल सकी। मेरी बेटी संतानहीन है और मैं आपकी दयालुता का बदला अगले जन्म में ही चुका सकता हूँ। रूपा ने अभी भी आत्महत्या का विचार नहीं छोड़ा था और उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी थी, मानो उसने ये कहने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा दी हो। भले ही वह मरना नहीं चाहती थी, फिर भी वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। लेकिन इसी समय उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगले ही पल पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति दौड़ता हुआ अंदर आया। ये व्यक्ति पुलिस स्टेशन में मीरा वर्मा का सहकर्मी वांग होंगचुआन था, जो आज रात पास में ही ड्यूटी पर था। जैसे ही वांग होंगचुआन अंदर आया, उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला जो लाइव प्रसारण कर रही थी बेहोश हो गई थी और कमरा स्टीमर की तरह था, बहुत गर्म। मेज पर जलता हुआ कोयला भी रखा हुआ था। बिना एक शब्द कहे वांग होंगचुआन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मुंह ढकते हुए दौड़कर आया। उसने तुरंत सभी कसकर बंद खिड़कियां खोल दीं। फिर उसने बिजली की गति से बेहोश रूपा को उठाया। फिर वह दौड़कर दरवाजे से बाहर निकला और रूपा को बालकनी में हवादार जगह पर लिटा दिया। फिर वांग होंगचुआन ने पानी से भरा एक कटोरा लिया और कोयला बुझा दिया। इस बिंदु पर संकट मूलतः हल हो गया था। कुछ देर बाद रूपा जाग गई। आह, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं पुलिस वाला हूँ, जल्दीबाजी मत करो। तुम्हें क्या हुआ है? चलो बैठकर बात करते हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में। भाड़ में जाओ, पुलिस यहाँ है। क्या यह अभिनय नहीं है? मैं मर नहीं सकता। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा और अंततः उनके दिल को राहत मिली।
हालांकि उन्होंने 300,000 रुपये और खर्च कर दिए, फिर भी उन्होंने एक जीवन बचा लिया। इसके लायक था। जल्द ही एक और पुलिसकर्मी आ गया। इसके अलावा एक एम्बुलेंस भी आ गई और एक मनोवैज्ञानिक भी रूपा को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए जल्द से जल्द कार के साथ आ गया। संक्षेप में, रूपा को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। आदित्य वर्मा को बाद में जो हुआ उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आदित्य वर्मा ने एक बार फिर 3 लाख रुपए खर्च किए और 100 कार्निवल इनाम में पा लिए। काम पूरा होने के बाद वह बिना किसी प्रसिद्धि के इंटरनेट पर धार्मिकता के बारे में कुछ किंवदंतियां छोड़कर चला गया। वाइब्रेटो बंद करने के बाद आदित्य वर्मा बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया। एक व्हाट्सएप संदेश आया, आपने एक और व्यक्ति को बचाया। ये संदेश महिला पुलिसकर्मी मीरा वर्मा ने भेजा था। आदित्य वर्मा ने ये संदेश देखा, उदासीनता से मुस्कुराए और सरल भाव से उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि आपको दूसरे पक्ष का स्थान कैसे पता चला। मीरा वर्मा अपनी आंतरिक जिज्ञासा को दबा नहीं सकी और उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर आदित्य वर्मा से पुनः पूछा, ऐसा लगा जैसे यह आखिरी बार हो। हाँ, मैं भगवान हूँ, मैं अपनी उंगलियों से गिनकर बता सकता हूँ। आदित्य वर्मा ने सीधा जवाब दिया, चलो अगर तुम भगवान हो तो क्या मैं अभी भी धरती पर उतरने वाली 7 परियां हूँ। मीरा वर्मा स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगी। दोनों ने व्हाट्सएप पर कुछ और बातें की। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और साथ सोने के लिए तैयार हो गए। बस अपनी आंखें बंद कर रहा है। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, बचाव सफल रहा और इनाम कौशल भगवान स्तर का खाना पकाना सिस्टम प्रॉम्प्ट पुनः बज उठा। पुरस्कार देर से मिलेगा लेकिन कभी नहीं मिलेगा। कौशल ईश्वर स्तरीय खाना पकाना। इस बार एक और हुनर को पुरस्कृत किया गया। मुझे याद है कि आखिरी हुनर 18 भाषाओं में निपुणता का था। अगले ही पल आदित्य वर्मा के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी बाढ़ की तरह उमड़ी और फिर आदित्य वर्मा की स्मृति में गहराई से अंकित हो गई। व्यंजनों की पूरी सूची, विभिन्न व्यंजनों को बनाने की विधियां, यहाँ तक कि पश्चिमी भोजन की विधियां भी आदित्य वर्मा के मन में बसी थीं और वह उन्हें अच्छी तरह समझते थे, मानो किसी रहस्योद्घाटन की तरह। खाना पकाने की सभी विधियां आदित्य वर्मा के मन में गहराई से बैठ गई थीं। इस समय आदित्य वर्मा की तुलना एक शीर्ष शेफ और मिशेलिन 5 स्टार शेफ से की जा सकती है। अगले दिन आदित्य वर्मा हमेशा की तरह जल्दी उठे और फिर ये शियुन के साथ स्कूल चले गए। दोपहर में प्रिया कपूर आखिरकार विला नंबर 14 के कमरे में बड़े बिस्तर पर धीरे से जाग उठीं। बहुत अधिक शराब पीने के कारण प्रिया कपूर को कल हुई कुछ बातें ठीक से याद नहीं थीं, लेकिन उसे अभी भी धुंधला धुंधला याद था कि ऐसा लग रहा था कि एक खूबसूरत लड़का उन्हें वापस भेजने के लिए स्पोर्ट्स कार चला रहा था। नेहा कपूर उठकर घर की सफाई कर रही थीं। आधी रात को प्रिया कपूर को उल्टी हो गई। प्रिया कपूर ने नेहा कपूर को चिल्लाकर कहा, क्या तुम जाग रहे हो? नेहा कपूर ने प्रिया कपूर को घूर कर देखा। आखिरकार वो जाग गई। ये लड़की कल रात नशे में थी और आदित्य वर्मा के साथ सोना चाहती थी। मेरा पेट बहुत असहज है, प्रिया कपूर ने कमजोरी महसूस करते हुए कहा, लेकिन उन्हें ये बात फिर याद आ गई। वैसे मुझे याद है कि कल हम कुछ बुरे लोगों से मिले थे। ऐसा लग रहा था कि किसी खूबसूरत लड़के ने हमें बचाया था, है ना? ओह, क्या तुम्हें अब भी याद है? ये सही है, नेहा कपूर ने प्रिया कपूर को घूरते हुए हल्के से कहा। वह सुंदर लड़का कौन है? लगता है उसने हमें भी बाद में वापस भेज दिया, है ना? प्रिया कपूर ने फिर उत्सुकता से पूछा, हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए। उसे याद नहीं कि बाद में क्या हुआ। नेहा कपूर, क्या कहूँ? इसे भूल जाओ, बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो। पड़ोसी, जिस बदमाश का तुमने जिक्र किया है, उसका नाम आदित्य वर्मा है, नेहा कपूर ने हल्के से कहा। हालांकि जब प्रिया कपूर ने नेहा कपूर की बात सुनी तो वह अजीब तरह से रोने लगीं। यही वह आदमी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? प्रिया कपूर ने आंखें चौड़ी करके अविश्वास से कहा, है ना? आपने उसे आने के लिए लोकेशन भेजी थी, पर खुशकिस्मती से वो आ गया, वरना तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाती। नेहा कपूर ने भी कुछ राहत के साथ कहा, वैसे क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे बाद में नहीं कहना चाहिए था? प्रिया कपूर ने फिर से संकोच से पूछा, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन नेहा कपूर ने प्रिया कपूर की तरफ देखा और फिर कहा, क्या पर? प्रिया कपूर का दिल अचानक से धड़क उठा। लेकिन कुछ लोग कल रात प्रतिज्ञा लेना चाहते थे और उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए। नेहा कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिज्ञा करें?
मैंने अपने कपड़े खुद उतारे। प्रिया कपूर का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उन्हें लोगों का सामना करने में शर्म महसूस हुई। आह, ये कैसे हो सकता है? फिर तो उसने सब कुछ देख लिया होगा। नेहा कपूर ने फिर प्रिया कपूर की तरफ देखा और हल्के से कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने न सिर्फ अपने कपड़े उतार दिए बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे भी तुम्हारे साथ सोने के लिए घसीटने पर जोर दिया। आह, मैं मर रहा हूँ। प्रिया कपूर इतनी शर्मिंदा थी कि उन्हें लग रहा था कि वह बिल्कुल भी साफ नहीं है। हा, ये दृश्य देखकर नेहा कपूर फिर हंस पड़ी। नेहा, तुमने ये जानबूझकर किया। दोनों सहेलियां खेल रही थीं, तभी नेहा कपूर का फोन फिर बज उठा। पता चला कि यह उसके पिता राघव शर्मा का फोन था। उसके पिता ने क्या कहा? हे पिता, नेहा कपूर ने फोन उठाया। नेहा, तुम क्या कर रही हो? राघव शर्मा ने फोन पर पूछा। मैं अभी उठा, पिताजी, क्या बात है? नेहा कपूर ने फिर पूछा कि क्या वह अपने पिता को नहीं जानती? अगर कुछ गड़बड़ न होती तो वह उन्हें फोन ही नहीं करते। अरे बेटी, आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है, क्या तुम भूल गई? राघव शर्मा ने फिर कहा। माँ का जन्मदिन? नेहा कपूर को याद आया कि आज उनकी माँ का जन्मदिन है और वह सचमुच ये बात भूल गई थी। हाँ, आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है। मैं पहले साथ में बाहर खाना खाने जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि हमें घर पर ही खाना खाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और शाम को खाना खाने आऊंगी। तुम्हारे दादा दादी भी आएंगे। वैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस प्रेमी को अपने साथ वापस लाने के लिए कहा था ताकि तुम्हारे दादा दादी देख सकें। राघव शर्मा ने फिर सीधे कहा। नेहा कपूर अवाक रह गईं। फिर से खाना चाहते हैं? क्या तुम्हें अब भी उस आदमी को अपने साथ ले जाना होगा? पापा, क्या ये अच्छा नहीं है? हम तो बस दोस्त बन रहे हैं, इसलिए इन्हें घर ले आए। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? नेहा कपूर ने कमजोरी से कहा। ऐसा कहते हुए उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी माँ और मैं इस बच्चे से बहुत खुश हैं और तुम्हारे दादाजी इसे देखने की जिद कर रहे हैं। तुम अपना मन बना लो और शाम को जल्दी आ जाओ। राघव शर्मा ने फिर सीधे कहा और फिर फोन रख दिया। नेहा कपूर, इस चीज को क्या कहते हैं? आउच, क्या तुम सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हो? अब मुझे उसे अपने माता पिता से मिलवाने घर ले जाना होगा। उसके बगल में प्रिया कपूर ने एक और अजीब आवाज सुनी और वह और भी हंसा। यार जी, क्या तुम मरना चाहते हो? नेहा कपूर ने प्रिया कपूर को घूरा और गालियां दी। अगर आप मुझे समाधान ढूंढने में मदद नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरा मजाक उड़ाते हैं, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस उस आदमी को वापस ले जा सकता हूँ। प्रिया कपूर ने अपने हाथ फैलाकर असहाय भाव से कहा। हाय, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं कि वह नाटक कर रहा है। हम सच में प्यार में नहीं हैं। नेहा कपूर ने आह भरते हुए दुख से कहा। उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यदि यह काम नहीं करता है तो हम आदित्य वर्मा को फिर से नाटक करने की अनुमति दे सकते हैं। आदित्य वर्मा को यह पता नहीं था कि उनकी शादी तय हो चुकी है। इस समय आदित्य वर्मा आज्ञाकारी ढंग से कक्षा में भाग ले रहे थे। एक कॉलेज छात्र के रूप में कक्षा में उपस्थित रहना पहली प्राथमिकता है। आदित्य, क्या ड्राइंग के ऊपर वाला व्यक्ति सचमुच तुम हो? अरे, उस समय तुम क्या सोच रहे थे? न्यूचा, तुमने लोगों की एक पूरी कार बचा ली। हालांकि ये कल्पना करना डरावना है। अगर तुम मर गए तो मेरा कोई भाई नहीं होगा। एस्टन मार्टिन भी क्षतिग्रस्त हो गई। ये बहुत दुख की बात है। बॉडी कहाँ है? आप मुझे दे सकते हैं? आदित्य वर्मा गंभीरता से कक्षा में भाग ले रहा था, लेकिन उसके बगल में बैठे भाई आदित्य वर्मा से पूछते रहे। क्योंकि आदित्य वर्मा द्वारा लोगों को बचाने का वीडियो सर्च पर ट्रेंड कर रहा था और उन्होंने देखा भी था। हालांकि यह मोज़ेक था, भाइयों ने स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा को पहचान लिया और उनके पास कार भी थी। अच्छी कक्षाएं लो, स्नातक होने के बाद तुम गाड़ी चलाने का खर्च उठा सकोगे। आदित्य वर्मा अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने कई लोगों से कहा। हाँ, बढ़िया आदित्य, तुम हमारे छात्रावास में नेता हो, अब से हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे। मेरी कोई उच्च आवश्यकताएं नहीं है, बस 1 मिलियन का वार्षिक वेतन चाहिए। तुम्हें इज्जत चाहिए। आदित्य, उसकी बात मत सुनो। मैं तुम्हारा असिस्टेंट या ड्राइवर बन सकता हूँ। आदित्य वर्मा ने तीनों लड़कों को उदासीनता से देखा और जवाब देने में आलस्य दिखाया। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि ये तीनों मजाक कर रहे थे, लेकिन कहने की जरूरत नहीं कि आदित्य वर्मा उन 3 लोगों को क्या भूल सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें।
कक्षा से बाहर निकलना खत्म हो गया है। ये शियुन ने एक और कक्षा समाप्त की और छात्रों से भरी कक्षा से बाहर चली गई। लेकिन इसी समय एक मध्यम आयु वर्ग का भूमध्य सागरीय व्यक्ति, जिसका पेट बड़ा था, फिर से आया। ये स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री के डिप्टी डीन सन दाकियान थे। ये शियुन फिर से भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। ओह प्रोफेसर, ये क्या संयोग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कक्षा के तुरंत बाद इस व्यक्ति से मुलाकात होगी। सुन दाकियान ये शियुन के पास आया और आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। लेकिन वास्तव में वह पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहा था। ये शियुन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। सुन दाकियान की आंखें ये शियुन के शरीर को देखती रहीं, लार टपकाते हुए। ये शियुन अभी भी एक चौंगसम पहनती है, लेकिन उसने इसे एक सफ़ेद शैली में बदल दिया है। उसका पतला फिगर और परफेक्ट सिलहूट इस चौंगसम के नीचे पूरी तरह से प्रदर्शित होता है और उसका स्वभाव बेहद अनोखा है, एक कुलीन रानी की तरह। गुलुसन दाकियान अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। ओह डीन सन, क्या बात है। ये शियुन ने सीधे सुन दाकियान से पूछा। अरे एक ज़रूरी काम है, मुझे प्रोफेसर ये से बात करनी है। मेरे ऑफिस में चलो, सुन दाकियान ने फिर कहा। जब तक ये शियुन उसके कार्यालय में जाती रहेगी, उसके पास ये शियुन को अपनी दया पर रखने का एक तरीका होगा। जब ये शियुन ने सुन दाकियान की बातें सुनी तो उसका दिल धड़क उठा और उसने आश्चर्य से कहा, डीन सन, क्या आप इसे यहीं कह सकते हैं। सन दाकियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ बहुत सुविधाजनक नहीं है प्रोफेसर। ये क्या आप शंघाई से हैं? जाहिर है। सुन दाकियान ने भी ये शियुन के बारे में कुछ जानकारी की जांच की थी और जानता था कि ये शियुन मैजिक सिटी से आया था, और जहां तक वह जानता था, ये शियुन कुछ लोगों से बचने के लिए यहाँ आया था। ये शियुन का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने सन दाकियन को ठंडे चेहरे से देखा। क्या सन दाकियन ने वाकई उसकी जांच की थी? चिंता मत करो प्रोफेसर, ये मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस आपके साथ ऑफिस चलना चाहती हूँ ताकि कुछ बातें कर सकूं और कुछ काम शुरू कर सकूं। सन दाकियान के चिकने चेहरे पर एक और मुस्कान दिखाई दी। चलो मेरे साथ आओ। ये कहने के बाद चाहे ये शियुन चाहे या न चाहे, वह मुड़ी और उसके कार्यालय की ओर चल दी। दूर नहीं, आदित्य वर्मा के छात्रावास में रहने वाले 4 भाई अचानक कक्षा से बाहर आए और उन्होंने ये दृश्य देखा। मुझे जाने दो आदित्य, वह पोता वास्तव में देवी ये के साथ संबंध बनाने गया था। अरे यह आदमी स्पष्ट रूप से बेचैन और नेकनियत है। आदित्य, ये सुन दाकियान अपनी शरारतों के लिए मशहूर है। मुझे नहीं पता कि इस लड़के ने कितनी लड़कियों को चोदा है। इससे पहले कि आदित्य वर्मा कुछ कह पाते, उनके बगल में बैठे भाई खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि आदित्य वर्मा ने सीधे सुन दाकियान के सिर के ऊपर देखा। घासा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक सुन दाकियान के सिर पर एक चमकदार विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। अरे पोते, भाग मत जाना, आदित्य वर्मा चिल्लाया और सीधे उसका पीछा किया। रोहित मेहता और उनके पीछे खड़े 3 अन्य लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। क्या आदित्य वर्मा अब इतने सख्त हो गए हैं? उन्होंने पोता चिल्लाया और आगे बढ़ गए। आदित्य वर्मा आगे बढ़े क्योंकि उस समय वे बहुत दूर थे और विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक नहीं कर पा रहे थे। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने सीधे सुन दाकियान के सिर पर विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक किया। क्यूआर कोड सामने आ गया। आदित्य वर्मा ने 200 रुपये का भुगतान किया। डिंग डोंग, सुन दाकियान, ये शियुन के खिलाफ साजिश रचने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। जब ये त्वरित संदेश सामने आया तो आदित्य वर्मा का चेहरा अचानक बेहद उदास हो गया। ये सन दाकियान वास्तव में ये शियुन के साथ कुछ बुरा करना चाहता था। कितना बड़ा साहस है। वह मौत की तलाश में था। इस व्यक्ति ने स्कूल ऑफ बिजनेस के उपाध्यक्ष के पद पर भरोसा करते हुए स्कूल में अनगिनत बुरे काम किए, और इससे भी अधिक, उसने अनगिनत लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए। उसने एक हाथ से आकाश को ढक लिया। आज उसने वास्तव में ये शियुन पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। यह अपमानजनक है। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। हालांकि आदित्य वर्मा ने सांप को अभी भी नहीं डराया और सीधे तीर पर क्लिक किया, 400 रुपये और दिए और सुन वेन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। डिंग डोंग, 10 मिनट में ये सुन दाकियान ये शियुन के कप में ड्रग्स डाल देगा और सुन दाकियान का रुमाल भी ड्रग्स से सना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। अरे बाप रे, ये पोता वास्तव में नशा करना चाहता है। ऐसा लगता है कि यह पहली बार नहीं है। धत्तेरी की। आदित्य वर्मा पहले से ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने फिर से तीर पर क्लिक किया। फिर अधिक जानकारी सामने आई।
5 जुलाई को इसी कार्यालय में झाओ मियाओ मियाओ को सन दाकियान ने नशीला पदार्थ दिया और फिर वह सन दाकियान से गर्भवती हो गई। 3 मार्च को इस कार्यालय में पर्यटन प्रबंधन में स्नातक छात्र जू लिन्यू 13 सितंबर 20 को सौंग जिया। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। इस बार कई सूचनाएं सीधे सामने आई और ये संदेश बिना किसी अपवाद के उन सभी बुरे कामों के बारे में थे जो सन दाकियान ने इस कार्यालय में किए थे। क्या यह आदमी अभी भी इंसान है? सन दाकियान ने कई लड़कियों को बेहोश कर दिया और फिर क्या हुआ? बाद में सन दाकियान या तो सत्ता का डर दिखाकर या पैसे दिखाकर दिलासा देता था। अगर उसकी शिकायत भी हो जाती तो वह अपने कुछ संबंधों का इस्तेमाल करके सीधे मामला निपटा देता था। इसलिए अब तक सन दाकियान अभी भी उनके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। आदित्य वर्मा का गुस्सा इतना अधिक था कि वह उसे दबा नहीं पाए। इसके बाद आदित्य वर्मा ने अधिक जानकारी पर क्लिक किया और 800 रुपये का भुगतान किया। 15 जुलाई 20 को सन दाकियान ने स्वीकार कर लिया। 13 जुलाई 20 को सन दाकियान सभी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर क्लिक करें। इस सन दाकियान ने न सिर्फ स्कूल में छात्राओं के साथ यौन संबंध बनाए बल्कि कई बार रिश्वत भी ली। सिस्टम से आए इस संकेत ने आदित्य वर्मा के दिमाग में सन दाकियान को हर बार मिलने वाले पैसों और चीज़ों का पूरा ब्यौरा पहले ही छाप दिया है। आदित्य वर्मा ने जब संदेश का अंत देखा तो वे पुनः चौंक गए तथा उनका हृदय अत्यंत स्तब्ध हो गया। सिस्टम में न केवल संकेत था बल्कि सभी साक्ष्य भी तैयार थे। बहुत बढ़िया। तो आदित्य वर्मा ने फिर से तीर पर क्लिक किया। क्यूआर कोड सामने आया और राशि पुनः दोगुनी हो गई। इस बार आदित्य वर्मा ने सीधे 1600 रुपये का भुगतान किया। डिंग डोंग, सभी सबूत यूएसबी ड्राइव में डाल दिए गए हैं और यूएसबी ड्राइव को मेजबान की पतलून की जेब में पहुंचा दिया गया है। अगले ही पल आदित्य वर्मा को अपनी पतलून की जेब में सचमुच एक कठोर वस्तु का एहसास हुआ। उसने उसे बाहर निकाला और देखा। ये वास्तव में एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव थी जिसमें सन दाकियान द्वारा किए गए सभी कार्यों का सबूत होना चाहिए। इस बार सन दाकियान कानूनी प्रतिबंधों से बच नहीं सके। ये देखकर कि सन दाकियान पहले ही ये शियुन के साथ कार्यालय भवन में उपराष्ट्रपति के कार्यालय में चले गए थे, आदित्य वर्मा का दिल बैठ गया और वह सीधे ऊपर चले गए। सन दाकियान द्वारा ये शियुन को कार्यालय में लाने के बाद उन्होंने सीधे ये शियुन से कहा, बैठ जाओ। ये शियुन सीधे चमड़े के सोफे पर बैठ गई और फिर ठंडी आवाज में सन दाकियान से कहा, राष्ट्रपति सन, मुझे बताइए क्या बात है। हालांकि सन दाकियान बिना किसी जल्दबाजी के पानी निकालने वाली मशीन के पास आया, एक कागज का कप लिया और सीधे एक गिलास पानी डाला। चिंता मत करो, आओ प्रोफेसर, ये पहले एक गिलास पानी पी लो, सन दाकियान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन व्यंग भी किया। उसने इस प्याले में पहले से ही एक गोली तैयार कर रखी थी। डालते ही गोली पिघल गई और फिर यह पानी का प्याला आज्ञाकारी पानी का प्याला बन गया। उसकी गतिविधियों में कोई अंतर नहीं था और उसने ऐसा कई बार किया था, इतनी सहजता से कि ये शियुन स्वाभाविक रूप से कुछ भी अजीब नहीं देख सका। ये शियुन ने गहरी भौहें चढ़ाईं और फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। डीन सन, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, अगर नहीं कहोगे तो मैं पहले चला जाऊंगा। किसी कारण से ये शियुन को थोड़ा अजीब लगा और यह कहने के बाद वह खड़े होने और वांगमेन से बाहर जाने की तैयारी करने वाला था। लेकिन शियुन की सुंदर पीठ को देखकर सन दाकियान अपनी आंतरिक इच्छा को छिपा नहीं सका। उसे दरवाजे तक पहुंचाया गया, वह ये शियुन को कैसे जाने दे सकता था। सन दाकियान की आंखों में ठंडक का भाव दिखाई दिया और उसके मुंह के कोनों पर भी एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसका पानी मत पियो, कोई बात नहीं। उसके पास ये शियुन को यहाँ रखने का एक और तरीका था। सन दाकियान ने अपनी जेब में हाथ डाला और थोड़ा गीला रुमाल निकाला। अगले ही पल सन दाकियान ये शियुन के पीछे चला गया। जैसे ही ये शियुन दरवाजे की ओर चलने वाला था, पीछे से एक हाथ ने रुमाल से उसका मुंह ढक रखा था। ये शियुन ने संघर्ष किया, लेकिन वह ढकी हुई थी और आवाज नहीं निकाल सकी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह एक पल में बेहोश हो गई, होश खो बैठी। टकराना। फिर सन दाकियान ने कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। हे क्या तुम मेरी हथेली से बच सकते हो? जमीन पर बेहोश पड़े ये शियुन को देखकर सन दाकियान ने उपहास किया। छोटी सुंदरी, हाँ आओ और अपने चाचा को तुम्हें प्यार करने दो। सन दाकियान ने सीधे अपना कोट उतार दिया, अपने हाथ बढ़ाए और ये शियुन के शरीर को पकड़ लिया जो जमीन पर बेहोश हो गया था। लेकिन इस समय टकराना, एक जोरदार आवाज आई, कार्यालय का दरवाजा सीधे फट गया।
इसे बाहरी नेटवर्क से किसी व्यक्ति ने लात मारकर खोला था। संयोगवश सन दाकियान दरवाजे से टकरा गया। अरे, ये कौन है? क्या तुम मौत की तलाश में हो? सन दाकियान के सिर से खून बह रहा था और वह दरवाजे के नीचे से ऊपर चढ़ गया और गुस्से से बोला। उसे अच्छा लगने ही वाला था। वो कौन था? उसने उसका दरवाज़ा लात मारकर खोलने की हिम्मत की। उसके अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। अगले ही पल एक युवक सन दाकियान के सामने आया और उसे ठंडेपन से देखने लगा। ये युवक स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा था। आदित्य वर्मा ने जमीन पर पड़े ये शियुन की ओर देखा। उसकी आंखें अत्यंत उदास थीं। ये शियुन 1 मिनट से भी कम समय बाद आया और बेहोश हो गया। यदि वह थोड़ी देर से आता तो परिणाम भयावह होते। आदित्य वर्मा सचमुच गुस्से में थे, खासकर जब उसने सोचा कि इस लड़के ने पहले भी स्कूल की कई अच्छी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। तो आदित्य वर्मा और भी क्रोधित हो गया। जो मरने के लायक है वह तुम हो। आदित्य वर्मा सीधे सुन दाकियान के सामने आए और ठंडे स्वर में बोले। जैसे ही शब्द गिरे, पीएच एक हथेली सन दाकियान के चेहरे पर लगी। सन दाकियान के दांत टूट गए। उसने खून थूका और वह जमीन पर गिर पड़ा। आह! सुन दाकियान चिल्लाया। क्या तुम जीना नहीं चाहते? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? बिजनेस स्कूल के उपाध्यक्ष सन दाकियान, आदित्य वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सुन दाकियान ने आदित्य वर्मा को नाराजगी से देखा और सख्ती से कहा। हे, आदित्य वर्मा ठंडी मुस्कान के साथ बोले। देहात फिर एक और थप्पड़ सन दाकियान के चेहरे पर जोर से लगा। आह! सन दाकियान फिर से चिल्लाया और पूरा व्यक्ति फिर से गिर गया और उसका पूरा चेहरा सूज गया। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुन दाकियान ने अपना चेहरा ढांक लिया। उसके मुंह से खून बहता रहा और वह बेहद शर्मिंदा लग रहा था। अगले ही पल वह फिर से लाल आंखों के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखें बेहद खूंखार थीं और वह आदित्य वर्मा की ओर दौड़ा। लेकिन अगले ही पल टकराना आदित्य वर्मा का शरीर बहुत तेजी से हिल रहा था। एक किक! आदित्य वर्मा ने सुन दाकियान को सीधे जांघों पर लात मारी। उफ! सन दाकियान ने तुरंत अपनी जांघें ढक लीं। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह चीखना चाहता था लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसका शरीर जमीन पर सिकुड़ गया। आदित्य वर्मा ने सुन दाकियान को सीधे लात मारी, लेकिन आदित्य वर्मा को लगा कि वह काफ़ी दयालु थे। जमीन पर लेटे हुए ये शियुन को देखकर आदित्य वर्मा नीचे बैठ गए और फिर आदित्य वर्मा ने उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण उत्पन्न करने की कोशिश की और फिर उसे सीधे ये शियुन के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जल्द ही ये शियुन के शरीर में औषधीय शक्ति समाप्त हो गई। ये शियुन भी बेहोश होकर जाग गई। आदित्य वर्मा, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे क्या हुआ है? ये शियुन ने आदित्य वर्मा को देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। वह जाग गई और कुछ देर के लिए भूल गई कि अभी क्या हुआ था। इस आदमी ने तुम्हें बेहोश कर दिया, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। इस समय ये शियुन ने अपने बगल में जमीन पर सूर्य दाकियान को देखा। ये शियुन को याद आया कि वह यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह ढक दिया और फिर वह बेहोश हो गई और उसे कुछ भी पता नहीं चला। ये शियुन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने शरीर की जांच की और उसके कपड़े अभी भी अच्छे से पहने हुए थे, लेकिन ये शियुन को लगा कि कुछ अजीब है। ये कैसे हो सकता है? ये शियुन का दिल तुरंत घाटी की तलहटी में गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सुन दाकियान ने उसके साथ कुछ ऐसा किया हो जो बताने लायक नहीं है? वह एकदम खड़ी हो गई और उसका शरीर फिर से नर्म पड़ गया, मानो उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो, और वह लगभग फिर से बेहोश हो गई। तुम ठीक हो? आदित्य वर्मा ने तुरंत ये शियुन का समर्थन किया और चिंता से पूछा। क्या उसने मेरे साथ ऐसा किया है? ये शियुन ने पीला चेहरा लिए आदित्य वर्मा से पूछा और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति अपनी आत्मा खो चुका है और अनजाने में आंसू बहने वाले थे। ये शियुन की बातें सुनकर आदित्य वर्मा दंग रह गए। क्या? आदित्य वर्मा को अचानक एहसास हुआ और उन्होंने कहा, उनके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन क्यों? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर ये शियुन ने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन वह कह नहीं सकी। आदित्य वर्मा ये शियुन की शक्ल देखकर हंस पड़े। मुझे थोड़ी बहुत मेडिकल स्किल्स आती हैं। मैंने अभी तुम्हें डिटॉक्सिफाई किया है और दवा की ताकत स्वाभाविक रूप से बाहर आ गई है। तो आदित्य वर्मा की बातें सुनकर ये शियुन के चेहरे का पीलापन थोड़ा लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल ये शियुन की खूबसूरत आंखें फिर से तेज हो गईं
और फिर उसने सुन दाकियान की ओर देखा। फिर ये शियुन 2 कदम आगे बढ़ी और सुन दाकियान के सामने चली गई। इस समय सन दाकियान थोड़ा संभला और जब उसने ये शियुन की तीखी निगाहें देखी तो वह भी चौंक गया, लेकिन उसने फिर से आदित्य वर्मा को नाराजगी से देखा। लड़के, तुम मर गए, तुमने मेरी अच्छी चीजें बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई। पीएच सन दाकियान के चेहरे पर फिर से एक थप्पड़ पड़ा। यह आदित्य वर्मा नहीं, बल्कि ये शियुन था जिसने ऐसा किया। तब पाह 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 इसके बाद कई और ध्वनियां आईं। ये शियुन की ताकत बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसने सुन दाकियान को चीखने पर मजबूर कर दिया। प्रोफेसर, मैं गलत था। मुझे डर था कि यह कोई भूत है जिसने अभी अभी आप पर कब्जा किया है और मुझे आपको नशीला पदार्थ नहीं देना चाहिए था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। हालांकि उसे ये शियुन ने कई बार थप्पड़ मारा था, लेकिन सुन दाकियान ने वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, और यहाँ तक कि उसने ये शियुन से उसे माफ करने की भीख भी मांगी। उसने ये शियुन के बारे में कुछ जानकारी जुटाई थी। ये शियुन जादुई नगरी से आई थी और उसका परिवार साधारण नहीं था। वह कुछ खास लोगों से बचने के लिए मुंबई आई थी, और उसने ये शियुन पर हमला करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वह जोखिम उठा रहा था और इसमें कुछ भाग्य भी था। अब लोगों को छत के नीचे अपना सिर झुकाना पड़ता है और उसे ये शियुन से क्षमा मांगनी पड़ती है। जब तक ये शियुन परवाह नहीं करता, भविष्य में कई मौके आएंगे। जहां तक उसके बगल वाले लड़के की बात है, वह उसे नियंत्रित कर सकता है। ये शियुन की आंखें अभी भी ठंडी थी जब उसने सुना कि सुन दाकियान ने क्या कहा। अक्षम्य आदित्य वर्मा, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? ये शियुन ने आदित्य वर्मा से फिर उनकी राय पूछी। चिंता मत करो, वह भाग नहीं सकता। उसने बहुत बुरे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि उसे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन समय अभी नहीं आया है। जब से मैं उससे मिला हूं, उसका प्रतिशोध आ गया है। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने व्यंग्य से सुन दाकियान की ओर देखा। सन दाकियान, तुम्हें झाओ मियाओ मियाओ को जानना चाहिए, है ना? आदित्य वर्मा ने सुन दाकियान से पूछा। क्या झाओ मियाओ मियाओ? जब सन दाकियान ने झाओ मियाओ मियाओ की बात सुनी तो वह चौंक गया। 5 जुलाई को भी इसी कार्यालय में, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सुन दाकियान की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, और उन्होंने आदित्य वर्मा से पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरी जांच कर रहे हो? जहां तक झाओ मियाओ मियाओ का मामला है, तो उसने पैसे और रसूख से पहले ही उसे सुलझा लिया था, और यह मामला बेहद छुपा हुआ था और किसी को पता भी नहीं चला। उसके सामने वाले को कैसे पता चल सकता था? हालांकि आदित्य वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और बोलना जारी रखा। 3 मार्च को, यह अभी भी झू लिन्यू था, जो इस कार्यालय में पर्यटन प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। यह असंभव है। तुम्हें कैसे पता चला? इस समय सन दाकियान की अभिव्यक्ति अचानक अत्यंत भयभीत हो गई। पिछले साल 13 सितंबर, सोंगजिया, जब आदित्य वर्मा ने फिर से एक लड़की का जिक्र किया और समय वास्तव में स्पष्ट था, तो सुन दाकियान थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। तो क्या हुआ अगर तुम्हें यह पता चल गया? मैं तो उन लड़कियों को भी नहीं जानता जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सन दाकियान ने अपनी मृत्यु तक भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हाँ, चूंकि मैं ये कह सकता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा? आदित्य वर्मा ने शांति से कहा। एक पल में सुन दाकियान का पूरा शरीर शिथिल हो गया। बहुत बुरा, सचमुच बहुत दुखद। आदित्य वर्मा ये शियुन के साथ चले गए। जल्द ही आदित्य वर्मा को सन दाकियान ने रिपोर्ट करने के लिए बुलाया। पहले तो समीक्षा विभाग के लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आदित्य वर्मा ने सन दाकियान के अपराध के सबूतों से भरी USB फ्लैश ड्राइव निकाली तो उन्हें विश्वास हो गया। जियांग दा हैरान रह गया। बिजनेस स्कूल के उपाध्यक्ष सन दाकियान को सीधे पद से हटा दिया गया। लंबे समय तक नहीं, एक चौंकाने वाली खबर पूरी दुनिया में फैल गई। सन दाकियान को उपराष्ट्रपति पद से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने जो भी अपराध किया, उसकी प्रत्यक्ष घोषणा भी की गई। सुन दाकियान ने बहुत सारे अपराध किए हैं। उन्होंने सैकड़ों रिश्वत ली हैं और निजी फायदे के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने 30 से ज्यादा महिला कॉलेज छात्राओं को नुकसान पहुंचाया है। एक सच्चा शिक्षक व्यर्थ, वह सचमुच धर्म का कूड़ा है। कितनी खुशी की बात है। ये सचमुच बहुत खुशी की बात है। मुंबई के तानाशाह सन दाकियान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है।
आप इसके लायक हैं, आप इसके लायक हैं। ये समाचार सुनने के बाद जियांगरा परिसर में हर जगह से आहें सुनाई देने लगीं। कुछ समय के लिए जियांग विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को लगा कि उनकी आत्मा बहुत खुश है। इस समय आदित्य वर्मा और ये शियुन पहले से ही सेक्स कर रहे थे। वे खेल के मैदान में घूम रहे थे और ये शियुन के डरे हुए दिल को सुकून दे रहे थे। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आपको पाटेक फिलिप 5004T घड़ी मिल गई है। कृपया इसे लेने के लिए निर्धारित स्थान पर जाएं। पिकअप पता, खान मार्केट वॉच हाउस। लेकिन इसी समय आदित्य वर्मा के मन में एक और यांत्रिक आवाज गूंजी। अचानक एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। इनाम फिर आ गया है। ये स्पष्ट रूप से सूर्य दकियान के सिर पर अभी जो संकेत दिया गया है उसके अनुरूप पुरस्कार है। एक पाटेक फिलिप 5004T घड़ी। इस बार सिस्टम ने मुझे कार या घर नहीं भेजा बल्कि वास्तव में एक घड़ी दी। लानत है, जैसी कि इस प्रणाली से अपेक्षा की जाती है, ये बहुत उदार है। आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से पाटेक फिलिप 5004T मॉडल के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आदित्य वर्मा पाटेक फिलिप घड़ी ब्रांड से स्वाभाविक रूप से परिचित हैं। ये घड़ी केवल कुलीन और अमीर लोगों के लिए है। हर पाटेक फिलिप घड़ी बहुत महंगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि सिस्टम ने मुझे जो घड़ी दी है उसकी कीमत कितनी है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो ऑनलाइन जांच करें। आदित्य वर्मा ने सीधे अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और QQ ब्राउज़र पर पाटेक फिलिप 5004T शब्द दर्ज किया। जल्द ही इस घड़ी के बारे में जानकारी सामने आ गई। यदि आपने जांच नहीं की होती तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब मैंने जांच की तो मैं हैरान रह गया। इस पाटेक फिलिप 5004T की कीमत वास्तव में लगभग 4 मिलियन रुपए है और यह भी एक सीमित संस्करण टाइटेनियम संस्करण है। सॉफ्ट सिस्टर सिक्कों में ये 20 मिलियन से अधिक होगा। यह एक हवेली के बराबर है। हालांकि घड़ी उनके घर तक नहीं पहुंचाई गई, इसलिए आदित्य वर्मा को इसे स्वयं ही उठाना पड़ा। खान मार्केट में घड़ी घर। लगता है मुझे क्लास के बाद खान मार्केट जाना पड़ेगा। आदित्य वर्मा बुदबुदाए, जाओ सामान पहले उठाओ और ये पाटेक फिलिप 5004T पहनकर दिखाओ। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। आदित्य वर्मा की कक्षा समाप्त हो चुकी थी। वह कक्षा से बाहर निकले और अपनी खड़ी कार की ओर चल पड़े। अप्रत्याशित रूप से जब आदित्य वर्मा कार की ओर बढ़े तो एक सुंदर देवी पहले से ही लैम्बोर्गिनी के बगल में खड़ी थी। ये शियुन नहीं है, ये नेहा कपूर है। नेहा कपूर ने आज नीले रंग की शॉर्ट्स कट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके साथ गोल गोल गोरी टांगें बेहद पतली थीं। उनका स्वभाव बेशक बेमिसाल था। तुम यहाँ क्यों हो? आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हैरानी से नेहा कपूर को देखा। अचानक नेहा कपूर उसके स्कूल में आ गई और उसकी कार के पास खड़ी हो गई। जाहिर है वह काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। आपका इंतज़ार, नेहा कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखों से आदित्य वर्मा की तरफ देखा और शांति से कहा। उसकी आवाज़ में कोई भावना या गुस्सा नहीं था और वो जानती थी कि वो क्या सोच रही है। नेहा कपूर ने स्पष्ट रूप से अच्छे कपड़े पहने थे और अब आदित्य वर्मा के सामने खड़ी होकर उन्होंने कई जियांगसू छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। वाह, कितनी सुंदर देवी है। ये रूप और स्वभाव जियांगन विश्वविद्यालय की नंबर 1 देवी शिक्षक के बराबर है। वह आदमी कौन है? वह एक सुपर कार चला रहा है और एक बहुत ही सुंदर देवी उसका इंतजार कर रही है। वह बहुत अद्भुत है। मैं इस लड़के को जानता हूँ, इसका नाम आदित्य वर्मा लगता है। पिछली बार कैफेटेरिया में टीचर ये खाना खाते समय इसके बगल में बैठी थीं। जब कई छात्रों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने शोर मचाया और उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भर गईं। मेरा इंतजार करना? आदित्य वर्मा ने असमंजस में पूछा कि नेहा कपूर उनसे क्या करवाने का इंतजार कर रही थीं। हम, नेहा कपूर ने फिर सिर हिलाया और अपनी बात जारी रखी। आज मेरी माँ का जन्मदिन है और मेरी माँ और अन्य लोग मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं तुम्हें रात के खाने पर ले जाऊं। जब नेहा कपूर ने यह बात कही तो उनका दिल बेहद उलझ गया, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। ओह! आदित्य वर्मा दंग रह गए और तुरंत मामले का कारण समझ गए। अरे क्या, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं करना चाहते? ये समय की बर्बादी है। कितनी अच्छी बात है। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा के हाव भाव देखे और सीधे कहा। लेकिन इस समय कुछ ही दूरी पर स्थित जियांग विश्वविद्यालय के छात्रों ने अचानक फिर से चौंकने वाली आवाजें सुनी। देखो, ये टीचर ये है। शिक्षक ये वास्तव में उस आदमी की ओर चले गए। क्या चल रहा है? धिक्कार है। ये बच्चा इतना गुणी और योग्य है, वह बहुत सुंदर भी नहीं है। ये सही है। जब आदित्य वर्मा और नेहा कपूर बात कर रहे थे
ये शियुन फिर से प्रकट हुई और ये शियुन ने अभी अभी अपनी आखिरी कक्षा समाप्त की थी और बाहर चली गई थी। वह सुबह आदित्य वर्मा की कार से यहाँ आई थी। उसका मानना था कि शाम को वापस जाते समय वह स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा की ही कार ले जाएगी। हालांकि जब वह पास आए तो उसने अपने सामने का दृश्य देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ गई। जल्द ही ये शियुन भी आदित्य वर्मा के पास आ गया और उसकी खूबसूरत नज़र नेहा कपूर पर पड़ गई। पड़ोसी की सबसे बड़ी बहन आदित्य वर्मा कोई साधारण नहीं है। इस दबंग सीईओ का स्वभाव, रूप, रंग और पहनावे के साथ ये शियुन के मन में भी आश्चर्य की भावना पैदा हो गई। क्या ये हमारा पड़ोसी नहीं है? तुम यहाँ क्यों हो? ये शियुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये शब्द निकलते ही नेहा कपूर की आंखें जम गईं। हमारे पड़ोसी। जो लोग यह नहीं जानते थे उन्हें लगा कि वे पति पत्नी हैं। हालांकि नेहा कपूर ने बाद में अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ इस बात का विश्लेषण किया और आदित्य वर्मा की बात पर यकीन किया। उसे तो बस एक किराएदार होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष में अभी भी उसके प्रति शत्रुता का भाव है। नेहा कपूर अचानक दुखी हो गईं। क्या ये हमारे आदित्य वर्मा को लेने नहीं आया है? पिछली बार आदित्य वर्मा और मैंने अपने माता पिता के साथ डिनर किया था और आज मुझे आदित्य वर्मा को वापस ले जाना है। खैर, मुझे माफ़ करना, मैंने आज गाड़ी नहीं चलाई। आदित्य वर्मा और मुझे अपनी माँ के लिए एक उपहार खरीदने के लिए जल्दी जाना है, इसलिए कृपया टैक्सी ले लो। नेहा कपूर सीधे आदित्य वर्मा के पास गईं। आदित्य वर्मा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए ये शियुन से कहा, यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आदित्य वर्मा अचानक चौंक गए और उनके हाथ पर एक अद्भुत स्पर्श हुआ। कोमल फुफकार। आदित्य वर्मा अपनी सांस रोक नहीं पाए। अद्भुत लचीलापन। क्या हो रहा है? नेहा कपूर की बातें सुनकर ये शियुन की आंखें ठहर गईं। दोनों महिलाएं एक दूसरे को ऐसे देख रही थीं मानो उनकी आंखों में तीव्र विद्युत धाराएं दौड़ रही हों। कोई बात नहीं आदित्य वर्मा, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। मैं आज रात घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले ही पल ये शियुन फिर से हंसा, फिर आदित्य वर्मा की ओर देखा और बोला, वह आवाज बहुत मनमोहक है। आदित्य वर्मा इस दृश्य को देखकर थोड़ा उलझन में थे। ये शियुन के आकर्षक शब्द सुनकर आदित्य वर्मा भी भ्रमित हो गए। जल्दी वापस चले जाओ, घर पर मेरा इंतजार करो। और ये शियुन की आवाज में आकर्षण का एक स्पर्श था जो उसके सुंदर रूप के साथ मिलकर बेहद आकर्षक था। लानत है, जो लोग नहीं जानते थे वे यही सोचते होंगे कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में थे। क्या चल रहा है? आदित्य वर्मा की पीठ थोड़ी सुन्न हो गई थी। हालांकि इस समय दोनों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आदित्य वर्मा को टकराव का एहसास हुआ। ये शियुन के सिर घुमाने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान अचानक ठंडी पड़ गई। अप्रसन्न सीने में जकड़न। ये शियुन की उस पल यही भावना थी। अभी अभी उसकी उदासीन नज़र और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान, सब कुछ उसने बनावटी बनाया था। हालांकि वह और आदित्य वर्मा एक विला में रहते थे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये शियुन को ये स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में भावुक हो गई थी। आदित्य वर्मा भले ही ज्यादा हैंडसम न हो, लेकिन वो बेहद आकर्षक हैं। आप उन्हें जितना देखेंगे वो उतने ही आकर्षक लगेंगे। इसके अलावा आदित्य वर्मा अमीर हैं, उनमें सुरक्षा की भावना है और वे बहुत नेक हैं। वास्तव में जब आदित्य वर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को बचाने के लिए बस की ओर दौड़े तो ये शियुन आदित्य वर्मा को पसंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। कभी कभी बस एक पल होता है। सन दाकियान के कार्यालय में जो कुछ हुआ उसके अलावा ये शियुन लंबे समय से आदित्य वर्मा से बहुत प्यार करती है। इसलिए जब वह कक्षा से बाहर निकली तो वह तुरंत उस स्थान पर गई जहां आदित्य वर्मा ने गाड़ी पार्क की थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पड़ोस की महिला वास्तव में आदित्य वर्मा को ढूंढने आई थी। ये शियुन को संकट का एहसास हुआ, मानो उसकी प्रिय वस्तु कोई और छीनने वाला हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। ये शियुन स्वाभाविक रूप से ऐसे ही हार नहीं मान सकती थी। इसके विपरीत उसे इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता। जैसा कि कहावत है, जो लोग पानी के करीब होते हैं उन्हें पहले चांद मिलता है और आपके पास अधिक अवसर होते हैं। ये शियुन मुड़ी और टैक्सी लेने चली गई, लेकिन उसने पहले ही अपने दिल में फैसला कर लिया था। दूर चले जाने के बाद नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा का हाथ छोड़ दिया। अभी अभी वही नेहा कपूर ने ये शियुन को आते देखा तो उसके दिल में भी संकट का भाव पैदा हो गया। आदित्य वर्मा के विला में रहने वाली यह महिला एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। आदित्य वर्मा अभी भी ध्यान से अपनी बांह
पर उस कोमलता को महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई, जिससे आदित्य वर्मा असंतुष्ट हो गया। उसने भौहें सिकुड़ी और बगल में बैठी नेहा कपूर की तरफ देखा। नेहा कपूर शर्मा गईं, आदित्य वर्मा को घूरने लगीं और फिर सीधे कार में बैठ गईं। चल दर, आदित्य वर्मा असहाय थे। कहाँ जाना है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए कोई उपहार खरीदना चाहते हो? आदित्य वर्मा भी सीधे कार में बैठ गए और नेहा कपूर से पूछा। नेहा कपूर ने हल्के से कहा, खान मार्केट। नेहा कपूर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा की आंखों में अजीब सा रंग दिखा। खान मार्केट? कैसा संयोग है, मैं अभी अभी पाटेक फिलिप 5004T घड़ी लेने गया था जिसे सिस्टम ने पुरस्कृत किया है। भनभनाना कार का इंजन तुरंत चालू हो गया, फिर गर्जना की आवाज करते हुए सीधे जियांगा के गेट पर जा पहुंचा। बहुत ही शांत परिसर में कई छात्रों ने इस लैम्बोर्गिनी को देखा और काफी देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी क्या है? यही जिंदगी है। दूसरे लोग स्पोर्ट्स कार चलाते हैं और देवियों को ढोते हैं। यही दूसरों की जिंदगी है और वे बस देखते रह जाते हैं, दिल में मिली जुली भावनाएं लिए और बहुत कुछ सहते हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे दूसरों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। यही उनकी जिंदगी है, बहुत क्रूर। जल्द ही आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को खान मार्केट तक पहुंचाया। हर जगह खुशहाली का माहौल है। जब आदित्य वर्मा की लैम्बोर्गिनी खान मार्केट के गेट पर दिखाई दी तो तुरंत ही हलचल मच गई। भाड़ में जाओ, लैम्बोर्गिनी वेनेनो। अरे, कौन सी अमीर दूसरी पीढ़ी सड़कों पर धूम मचाने के लिए सुपरकार चला रही है। यात्री सीट पर देखो, कितनी खूबसूरत महिला है। अमीर, खूबसूरत कारें और खूबसूरत महिलाएं, यही मानक है। यहाँ खरीदारी कर रहे कई युवा प्रशंसा से भरे हुए थे और उनकी आवाज़ ईर्ष्या और जलन से भरी थी। कई लोग तो अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर तस्वीरें या वीडियो बनाते रहे, वाइब्रेटो भेजने के लिए तैयार। आदित्य वर्मा ने लैम्बोर्गिनी वेनेनो को पार्किंग स्थल तक आते और कार पार्क करते देखा। क्या खरीदे? आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से पूछा। मेरी माँ के लिए एक बैग खरीदो, नेहा कपूर ने सीधे कहा। उसकी माँ के पास ढेर सारे कपड़े, जूते और ढेर सारा कॉस्मेटिक्स है। नेहा कपूर को भी लगता है कि लिपस्टिक और परफ्यूम उनके लिए ठीक नहीं है। हुआ यूं कि पिछली बार जब वह शॉपिंग कर रही थी तो एक बैग उनके लिए काफ़ी उपयुक्त था, लेकिन उन्होंने उस समय उसे नहीं खरीदा। आज उनकी माँ का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने उसे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर खरीद लिया। तो नेहा कपूर आदित्य वर्मा को सीधे एलवी काउंटर पर ले गईं। एलवी में आपका स्वागत है। नेहा कपूर और आदित्य वर्मा को आते देख काउंटर पर बैठे सेल्स पर्सन ने अपनी बात पूरी किए बिना ही उत्साह से कहा, मेरे लिए वह बैग पैक करो। नेहा कपूर ने पिछली बार का बैग देखा और काउंटर पर बैठे विक्रेता से सीधे कहा, ठीक है, एक क्षण रुको। नेहा कपूर की बात सुनकर विक्रेता भी दंग रह गया और उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इतना सीधा? इस बैग की कीमत 28,000 है। लेकिन नेहा कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे भुगतान कर दिया। इसमें 2 मिनट से भी कम समय लगा। चलो वापस चलते हैं, मेरी माँ ने व्हाट्सएप पर पूछा है और हमारा इंतज़ार कर रही है। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा से दोबारा कहा कि गिफ्ट खरीदने के बाद वह सीधे घर जाने वाले हैं। लेकिन इंतज़ार? आदित्य वर्मा ने पुनः कहा। क्या? नेहा कपूर ने हैरानी से पूछा। आदित्य वर्मा और क्या करने जा रहे हैं? मैंने पिछली बार एक घड़ी ऑर्डर की थी, चूंकि मैं यहाँ हूँ तो संयोग से हम साथ गए। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। घड़ी? नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। हाँ, आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया और एक दिशा में चले गए। नेहा कपूर भी तुरंत पीछे आ गईं। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, आदित्य वर्मा और नेहा कपूर वॉच हाउस आए। ये घड़ी घर एक ब्रांड एकत्रीकरण केंद्र है और इस क्षेत्र में सभी प्रकार के घड़ी ब्रांड मौजूद हैं। रोलेक्स, लॉन्गिस, पाटेक फिलिप, ब्रेगुएट, कार्टियर, वचेरॉन, कॉन्स्टेंटिन, सभी प्रसिद्ध घड़ियां हैं। गरीब लोग कारों से खेलते हैं और अमीर लोग घड़ियां पहनते हैं। जो लोग इन प्रसिद्ध घड़ियों को खरीदने में सक्षम हैं, वे सभी स्थानीय उद्योगपति हैं। इस समय इस घड़ी घर में कुछ लोग हैं जो घड़ियों का चयन कर रहे हैं। नमस्ते सर, क्या आप एक घड़ी देखना चाहेंगे? मेरे पास एक मॉडल है जो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आदित्य वर्मा अंदर आए ही थे कि लॉन्गिस काउंटर पर बैठी खूबसूरत सेल्सवुमन ने आदित्य वर्मा से पूछा। खूबसूरत सेल्सवुमन ने आदित्य वर्मा पर नजर डाली और देखा कि आदित्य वर्मा ने जो कपड़े पहने थे वे कोई मशहूर घड़ियां नहीं थीं, बल्कि आदित्य वर्मा का स्वभाव कुछ खास था। अगले ही पल उसकी नज़र आदित्य वर्मा के पीछे खड़ी नेहा कपूर पर पड़ी।
इस महिला ने बहुत ही शानदार कपड़े पहने थे और उसका स्वभाव बहुत ही उत्कृष्ट था, मानो वह इस युवक के साथ हो। क्या ये दूसरी तरह भी हो सकता है? क्या वह एक सुंदर लड़का है? अरे, क्या ये याजू ग्रुप के मिस्टर किन नहीं हैं? क्या आप यहाँ घड़ी देखने आए हैं? लेकिन इस समय रोलेक्स काउंटर के सामने चश्मा पहने, सूट पहने, हाथ में ब्रीफकेस पकड़े, स्थानीय तानाशाह की तरह दिखने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नेहा कपूर को अंदर आते देखा और तुरंत आश्चर्य से कहा। जब नेहा कपूर ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने पलट कर देखा तो उनकी नज़र इस अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी। ये शीर्ष 3 निर्माण सामग्रियों में से श्री कियान निकला। नेहा कपूर ने भी इस अधेड़ उम्र के चमकती आंखों वाले आदमी को पहचान लिया। वह एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी का मालिक था। वह अमीर था और उसका नाम कियान सानकियांग था। श्रीकिन, क्या आप अपनी घड़ी देखने आए हैं? ये कौन है? अगले ही पल कियान सानकियांग की नज़र आदित्य वर्मा पर पड़ी, लेकिन उसने भौहें चढ़ा लीं। आदित्य वर्मा, मेरा बॉयफ्रेंड। नेहा कपूर ने सीधे आदित्य वर्मा का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। नेहा कपूर की बातें सुनकर कियान सानकियांग का दिल बैठ गया। राघव शर्मा की बेटी और ईस्को ग्रुप के अध्यक्ष नेहा कपूर मुंबई के व्यापारिक समुदाय में एक बेहद मशहूर हस्ती हैं। उन्हें कियान सानकियांग समेत कई पुरुष अपना निशाना भी मानते हैं। एक बार उन्होंने नेहा कपूर का कुछ समय तक पीछा किया, लेकिन असफल रहे और बाद में हार मान ली। ऐसी महिला की दृष्टि अत्यंत उच्च होती है तथा वह साधारण धनवान पुरुषों की पहुंच से परे होती है। लेकिन आज नेहा कपूर सचमुच एक युवक के साथ अंदर आईं। इस युवक ने साधारण कपड़े पहने थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। थोड़ा गोरा होने के अलावा वह दूसरी पीढ़ी का कोई अमीर आदमी नहीं लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से नेहा कपूर को वह सुंदर लड़का पसंद आ जाता है। पता चला कि वह मिस्टर किन का बॉयफ्रेंड है, कियान सानकियांग ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अपने दिल में उपहास किया। फिर आदित्य वर्मा की ओर देखा और वास्तव में अपना दाहिना हाथ आदित्य वर्मा की ओर बढ़ा दिया। हाथ मिलाओ। जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसने अपने सूट की आस्तीन भी ऊपर खींच ली, जिससे उसके पास मौजूद सारी रोलेक्स दिखाई देने लगी। नमस्ते, कियान सानकियांग, सानकियांग बिल्डिंग मटेरियल्स के महाप्रबंधक। मुझे नहीं पता कि आपका उपनाम क्या है, आप क्या करते हैं? आप अपनी नौकरी कहाँ पाते हैं? कियान सानकियांग ने मुस्कुराते हुए आदित्य वर्मा से कहा। जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उसकी नज़र कियान सानकियांग की कलाई पर पहनी हुई रोलेक्स की ओर पड़ी और वह अवाक रह गया। क्या ये वाकई जानबूझकर किया गया है? दिखावा। ये कार्रवाई बहुत स्पष्ट है। और जब आदित्य वर्मा ने कियान सानकियांग के हाथ में रोलेक्स को देखा तो कियान सानकियांग ने अचानक फिर कहा, ओह, ये घड़ी पहनने में काफ़ी भारी है। मैंने अभी जो रोलेक्स खरीदी है उसकी कीमत 2 लाख रुपये से ज़्यादा है। कैसा रहेगा भाई, क्या यह अच्छी लग रही है? कियान सानकियांग की आवाज़ गर्व और गर्व से भरी हुई थी। उसके हिसाब से ये लड़का ज़रूर नेहा कपूर से घड़ी खरीदने के लिए आया होगा। आदित्य वर्मा के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अगर ये दिखावा नहीं है तो क्या है? आदित्य वर्मा इस लड़के से बात करने में बहुत आलसी थे और वह उससे परिचित भी नहीं थे। लेकिन उसने सीधे नेहा से कहा, नेहा, आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है ना? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हें कोई जन्मदिन का तोहफा दूँ? चलो कोई घड़ी लेते हैं। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर अचानक चौंक गईं। आदित्य वर्मा को भी जन्मदिन का तोहफा चाहिए, घड़ी खरीदनी है। नेहा कपूर के चेहरे पर अचानक एक चमकदार मुस्कान आ गई। दरअसल आदित्य वर्मा अपनी मां के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदना चाहते थे, जिससे पता चलता था कि आदित्य वर्मा उन्हें बहुत महत्व देते थे और उन्हें अपने दिल से लगाते थे। अगले ही पल नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा का हाथ पकड़ लिया और सामने काउंटर की ओर देखने लगीं। ये दृश्य देखकर कियान सानकियांग ने ठंडी सांस ली। मुझे नहीं पता कि प्रशंसा कैसे करनी है। श्रीकिन, इस सुंदर लड़के से धोखा मत खाओ। क्या वह एक घड़ी खरीद सकता है? कियान सानकियांग ने सीधे नेहा कपूर से कहा। नेहा कपूर ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, तो फिर आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब कियान सानकियांग ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत बढ़िया, मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि वह किस तरह की घड़ी खरीद सकता है। आदित्य वर्मा ने आंखें मूंद लीं और नेहा कपूर को वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन काउंटर पर ले गए। नमस्ते, वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन में आपका स्वागत है, सुंदर सेल्सवुमन ने उन दोनों से विनम्रता से कहा और फिर उनका परिचय कराया। आपको कौन सा अधिक सुंदर लगता है? उसके सामने रखी घड़ियां बेहद खूबसूरत और उत्कृष्ट रूप से बनी हुई थीं। आदित्य वर्मा को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चुने।
और कीमतें भी कम नहीं हैं, सैकड़ों हजारों से लेकर कई मिलियन तक हैं। नेहा कपूर थोड़ा हिचकिचाईं। उन्हें सचमुच लगा कि दो मॉडल्स ज़्यादा अच्छी दिख रही थीं, लेकिन वे बहुत महंगी थीं। एक की कीमत 5 लाख रुपये से ज़्यादा थी और दूसरी की 30 लाख रुपये से ज़्यादा। नेहा कपूर के लिए ये थोड़ी महंगी है। ऐसा नहीं है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें लगता है कि घड़ी का इतना महंगा होना ज़रूरी नहीं है। और अब तो आदित्य वर्मा ही पैसे दे रहा है। हालांकि नेहा कपूर जानती हैं कि आदित्य वर्मा के पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि अगर ज़्यादा महंगा हो तो ठीक नहीं। आदित्य वर्मा की समझ बहुत तेज़ है। नेहा कपूर की आंखों में जो उतार चढ़ाव है और जो उतार चढ़ाव अपरिहार्य हैं, वो आदित्य वर्मा की समझ से बच नहीं पाते। यह मेरे लिए लपेटो, आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सुंदर विक्रेता से कहा। सौंदर्य विक्रेता और नेहा कपूर ने वास्तव में एक ही समय में आश्चर्य से आवाज निकाली। खूबसूरत सेल्सवुमन हैरान रह गई। बस 2 नज़रें डालने के बाद उसने तुरंत उसे खरीदने का फैसला कर लिया। क्या यह इतना विश्वासघाती है? इसके अलावा जिन 2 मॉडलों की उन्होंने अभी चर्चा की है, उनकी कीमतें सामान्य नहीं हैं। सर, क्या आप वाकई यह चाहते हैं? सौंदर्य विक्रेता ने आदित्य वर्मा से पुनः इसकी पुष्टि की। ये सही है, आदित्य वर्मा ने बिना किसी उतार चढ़ाव के सिर हिला दिया। आदित्य वर्मा, तुम्हें कैसे पता? तुमने 2 क्यों खरीदे? उनके बगल में बैठी नेहा कपूर भी चौंक गईं और चौड़ी आंखों से आदित्य वर्मा को देखने लगीं। आदित्य वर्मा को कैसे पता चला कि उसे ये दोनों घड़ियां पसंद हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य वर्मा लोगों के दिलों को देख सकते हैं? और फिर आदित्य वर्मा ने 2 घड़ियां क्यों खरीदी? क्या आप उसकी मां के लिए जन्मदिन का तोहफा नहीं खरीद रहे? 2 घड़ियां, बिल्कुल सही, ये वाली आंटी के लिए है और दूसरी महंगी वाली तुम्हारे लिए है। जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को देखा तो वह शांति से मुस्कुराए। उनकी आवाज़ साधारण थी, लेकिन नेहा कपूर के कानों में यह एक स्वीकारोक्ति की तरह लग रही थी, जो स्नेह से भरी हुई थी। वह वास्तव में खुद को एक देना चाहता था। लेकिन ये बहुत महंगा है, इसे भूल जाओ आदित्य वर्मा। हालांकि नेहा कपूर ऐसा बहुत चाहती थी, लेकिन यह महंगा वाला 3 मिलियन से अधिक का था। बहुत महंगा? महंगा नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं, जब तक आपको पसंद हो, आदित्य वर्मा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। लेकिन नेहा कपूर कुछ और कहना चाहती थीं। मत कहो, बस इतना कहो, क्या तुम इसे चाहते हो? आदित्य वर्मा ने उसे बीच में ही टोकते हुए पुनः पूछा। मुझे ये चाहिए, नेहा कपूर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कोई बात नहीं, कितना भी हो, मैं सीधे ट्रांसफ़र कर दूंगा। आदित्य वर्मा ने महिला विक्रेता से फिर कहा। अरे, 3 मिलियन से अधिक कीमत की घड़ी सीधे खरीदी गई। वास्तव में, क्या ये कोई अमीर आदमी है? इस दृश्य ने पास के काउंटरों पर बैठे सेल्समैनों का भी ध्यान खींचा और वे तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। असंभव, वह ऐसा कैसे कर सकता था? यहाँ तक कि कियान सांकियांग, जो ज़्यादा दूर नहीं था, उसे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल, नमस्ते सर, कुल 4,345,000 रुपये है। नमस्ते सर, स्थानांतरण सफल रहा। ये वही घड़ी है जो आपने खरीदी थी, स्थायी बिक्री के बाद सेवा। अगली बार फिर आने के लिए आपका स्वागत है। जब कैशियर को आदित्य वर्मा के ट्रांसफ़र की जानकारी मिली तो सभी हैरान रह गए। 4 मिलियन से अधिक का भुगतान ऐसे ही कर दिया गया। अरे बाप रे, 2 महिलाओं की घड़ियां, एक की कीमत 500,000 रुपये से अधिक है और दूसरी की कीमत 3.8 मिलियन रुपये से अधिक है। कुल 4.3 मिलियन से अधिक, लेकिन आदित्य वर्मा ने बिना पलक झपकाए इसे खरीद लिया। और 3 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य की यह महिला घड़ी आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को उपहार के रूप में खरीदी थी। ये घड़ी वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन ह्यूरेस क्रिएटिव सीरीज की 37,641 F03G है। ये हीरे जड़ित महिलाओं की घड़ी है। आदित्य वर्मा ने सफलतापूर्वक पैसे ट्रांसफ़र किए और 2 घड़ियां प्राप्त कीं। उनमें से एक, वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन ह्यूरेस क्रिएटिव सीरीज की 37,641 F03GB031 सीधे नेहा कपूर को दे दी गई। क्या आपको ये पसंद है? आदित्य वर्मा ने इसे सीधे नेहा कपूर को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे ये पसंद है। नेहा कपूर ने जोर से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उनकी आंखों में अवर्णनीय खुशी थी और अंदर से वो बेहद उत्साहित थीं। इस पर डाल दो, आदित्य वर्मा ने फिर कहा, और फिर आदित्य वर्मा ने सीधे नेहा कपूर का हाथ पकड़ा और यह घड़ी नेहा कपूर की कलाई पर पहना दी।
जब ये घड़ी नेहा कपूर के हाथ में पहनाई गई तो पहले से ही बेहद खूबसूरत नेहा कपूर का स्वभाव काफ़ी निखरता हुआ नजर आया। उत्तम नेहा कपूर की शानदार खूबसूरती के साथ यह घड़ी किसी भी मायने में कम नहीं है। ये दृश्य उनके आसपास के लोगों की नज़रों में आया और वे और भी अधिक ईर्ष्या से भर गए। यह एकदम सही बॉयफ्रेंड है। इसकी कीमत 4 मिलियन से ज़्यादा है। ओह, मुझे अब तक ऐसा अमीर बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिला। यह मेरी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा ललचा रहा हूँ, तो क्या हुआ अगर मैं ललचा गया? क्या तुम इसे छीन सकते हो? उनके आसपास खड़े सेल्सपर्सन के मुंह से ईर्ष्या भरी आवाज़ें निकल रही थीं। विशेषकर वह खूबसूरत सेल्सवुमन जिसने अभी अभी आदित्य वर्मा को सेवा दी थी। उसने चमकती आंखों से आदित्य वर्मा को देखा। इस तरह से उसने 4 मिलियन रुपये से अधिक की बिक्री की और कमीशन और बोनस निश्चित रूप से अपरिहार्य हैं। ये कैसे संभव है? पास ही बैठे 3 बड़े पैसे वाले लोगों के दिलों में उथल पुथल मच गई। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा यह आदमी यूं ही 4 लाख से ज़्यादा की घड़ी खरीद सकता है। अगले ही पल, मैं समझता हूँ, कियान सांकियांग ने उदास चेहरे के साथ कहा। एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल करके बड़ा फ़र्क लाने की कोशिश कर रहा है। वह एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल करके बड़ा फ़र्क लाने की कोशिश कर रहा है। एक सुंदरी को पाने के लिए 4 मिलियन से अधिक खर्च करना और नेहा कपूर की कंपनी और संपत्ति भी प्राप्त करना। क्या ये बाईफूमी के खिलाफ सिर्फ एक पलटवार नहीं है? ये सही है ही तो वह आदमी सोच रहा होगा। बेटे, क्या ये 4 करोड़ से ज़्यादा रुपये तुम्हारी पूरी पारिवारिक संपत्ति हैं? तुमने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी, है ना? कियान सांकियांग को लगा कि वह बहुत चालाक है, इसलिए वह सीधे आदित्य वर्मा के सामने कूद गया और आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में कहा, श्रीकिन, इस आदमी से मूर्ख मत बनो। कियान सांकियांग ने नेहा कपूर से फिर कहा। तथापि नेहा कपूर ने उसकी तरफ हल्के से देखा, मानो किसी बेवकूफ़ को देख रही हों। आदित्य वर्मा, तुमने मेरे और मेरी माँ के लिए एक खरीदा, लेकिन तुम्हारे पास अपने लिए भी एक नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक खरीद सकता हूँ? नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा से कहा कि आदित्य वर्मा ने उनके लिए एक तोहफा खरीदा है। यह आदित्य वर्मा द्वारा उन्हें दिया गया पहला तोहफा था, इसलिए आदित्य वर्मा के लिए एक तोहफा खरीदना उनके लिए सही था। हालांकि नेहा कपूर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा हंस पड़े और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मेरे पास पहले से ही एक है। क्या आप भूल गए कि मैंने पहले क्या कहा था? मैंने पहले ही एक ऑर्डर कर दिया है, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। अगले ही पल आदित्य वर्मा सामने स्थित पाटेक फिलिप काउंटर की ओर चल पड़े। जब पाटेक फिलिप की 2 सेल्सवुमन ने आदित्य वर्मा को आते देखा तो उनके चेहरे पर खुशी झलक आई। आदित्य वर्मा द्वारा अभी अभी घड़ी खरीदने का दृश्य उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। नमस्ते सर, क्या आप अपनी घड़ी देखना चाहेंगे? क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? खूबसूरत क्लर्क ने शर्माते चेहरे और मुस्कुराहट के साथ आदित्य वर्मा से पूछा। खैर, मैं यहाँ घड़ी देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपसे घड़ी लेने आया हूँ, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। घड़ी संग्रहकर्ता महोदय, क्या आप कह रहे हैं कि आपने मुझसे घड़ी मंगवाई थी? सुंदर क्लर्क ने उलझन में आदित्य वर्मा से फिर पूछा, लेकिन ये थोड़ा अविश्वसनीय था। हाँ, आदित्य वर्मा ने सीधे सिर हिलाया। इस समय सुंदर क्लर्क हैरान था। आपको पता है मुझे किन परिस्थितियों में आरक्षण करवाना चाहिए? यानी काउंटर पर कोई खास स्टाइल नहीं है, सिर्फ जब ग्राहक को ज़रूरत हो तभी हम आरक्षण कर सकते हैं। और खान मार्केट में उनका पाटेक फिलिप काउंटर देश के शीर्ष 5 काउंटरों में से एक है और यहाँ उनकी शैलियाँ सबसे पूर्ण हैं। लेकिन कल ही उनके काउंटर पर एक बेहद खास स्टाइल ट्रांसफ़र किया गया। कहा जाता है कि एक रहस्यमयी बड़े ग्राहक को ये पसंद आ गया, उसने काफ़ी पैसा खर्च किया और मुख्यालय से इसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपने अविश्वसनीय संपर्कों का भी इस्तेमाल किया। क्या ये वही नहीं हो सकता? तुम्हें पता है, वह मॉडल पूरे चीन में अनोखा है। अगर तुम इसे चीन के किसी भी पाटेक फिलिप स्टोर में रख दो तो वह स्टोर का खजाना बन जाएगा। सौंदर्य विक्रेता का दिल उथल पुथल से भर गया। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? सौंदर्य विक्रेता ने सीधे आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, आदित्य वर्मा, सर कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। खूबसूरत सेल्सवुमन सीधे लैंडलाइन पर गई और कॉल किया। मैनेजर, एक सज्जन हमारे स्टोर पर आए और कहा कि उन्होंने हमारे साथ एक टेबल आरक्षित कर ली है। खूबसूरत सेल्सवुमन ने मैनेजर को बताया कि यहाँ क्या हुआ। जल्द ही सामने बैठे मैनेजर को ये बात पता चल गई। उसका नाम क्या है? उसका नाम आदित्य वर्मा है। अगले ही पल फोन के दूसरी ओर से एक चौंकाने वाली आवाज़ आई। हाँ, ये वही है, ये वही है, ये वही है।
मैं वहां पहुंच जाऊंगा 3 मिनट। जब खूबसूरत सेल्सवुमन ने मैनेजर की बातें सुनी तो वह भी हैरान रह गई। नमस्ते सर, कृपया 2 मिनट प्रतीक्षा करें, हमारे मैनेजर जल्द ही बाहर आएंगे। 2 या 3 मिनट बाद बिजनेस सूट पहने एक आदमी एक छोटी सी तिजोरी लेकर तेजी से बाहर आया, जो लगभग 30 साल का लग रहा था, और उस आदमी के बगल में 2 मजबूत आदमी थे। वे भी सूट पहने हुए थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड जैसे थे। ज़ियाओ यू, ये कहाँ है? वह आदमी सीधे उसके पास गया और सुंदर सेल्सवुमन से पूछा। मैनेजर, ये सज्जन है। खूबसूरत सेल्सवुमन ने आदित्य वर्मा की ओर देखा और अपने ज़ैद हाथ से एक मानक निर्देश दिया। मैनेजर ने तुरंत आदित्य वर्मा की ओर देखा और उसके हृदय में भावना की एक बड़ी लहर पैदा हो गई। क्या वह इतना जवान है? और उसकी पोशाक इतनी साधारण है? कम महत्वपूर्ण, ये तो बहुत मामूली बात है। क्या जो पाटेक फिलिप 5004T खरीद सकता है वो कोई आम इंसान हो सकता है? मैनेजर ने मन ही मन आदित्य वर्मा की पहचान भांप ली थी। अगले ही पल, नमस्ते नमस्ते, मैं वान गैंग, पाटेक फिलिप का मैनेजर हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप श्री आदित्य वर्मा ली हैं? वान गैंग ने आदित्य वर्मा से सीधे कहा और उनके शब्द सम्मान से भरे थे। हाँ, मुझे आपकी पहचान की पुष्टि करनी है, वान गैंग ने फिर सीधे कहा और पेशेवर प्रमाणीकरण उपकरण निकाला। जब प्रमाणीकरण सफल हो गया तो वान गैंग ने ठंडी हवा की सांस ली। कोई बात नहीं, नमस्ते श्री ली, यह आपके द्वारा ऑर्डर किया गया पाटेक फिलिप 5004T टाइटेनियम संस्करण है। इसकी कीमत 25.46 मिलियन है, कृपया इसकी जांच करें। पाटेक फिलिप 5004T टाइटेनियम संस्करण, जिसकी कीमत 25.46 मिलियन है। जब वान गैंग ने ये शब्द कहे तो सभी लोग चौंक गए। अरे बाप रे, पाटेक फिलिप 5004T, 25,460,000। यह पाटेक फिलिप की सबसे महंगी घड़ी है और दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक है। ये बहुत अहंकारी है। सभी ने सांस रोककर घड़ी को देखा, जो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बहुत उत्तम थी। फिर उसने आश्चर्य से आदित्य वर्मा की ओर देखा। ये घड़ी अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही है, बहुत साधारण लेकिन बहुत शानदार। कम प्रोफाइल में विलासिता। 20 मिलियन से अधिक घड़ियां 99.999% लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इसे अपने हाथ पर पहनना एक हवेली पहनने जैसा है। ये कैसे संभव है? कुछ ही दूरी पर कियान सान की आंख की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत बदसूरत हो गई। अगले ही पल कियान सान की आंख शर्मिंदा महसूस करते हुए एक जोकर की तरह चला गया। मेरे चेहरे पर पूरी तरह से तमाचा मारा गया और मुझे वहां और अधिक समय तक रहने में कोई शर्म नहीं थी। आदित्य वर्मा के बगल में खड़ी नेहा कपूर की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर आईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा ने जो घड़ी ऑर्डर की थी वह पाटेक फिलिप 5004T टाइटेनियम संस्करण थी और इसकी कीमत 20 मिलियन रुपये से अधिक थी। 20 मिलियन रुपये से अधिक की कीमत वाली घड़ी। आदित्य वर्मा ने वास्तव में इसे बहुत ही सहजता से अपने हाथ में पहन लिया। यह नेहा कपूर की छाती सदमे से कांप रही थी और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। नेहा कपूर ने गहरी सांस ली और अपने दिल को शांत किया। जब उन्होंने आदित्य वर्मा की तरफ देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया। हालांकि यह लड़का बूढ़ा नहीं है, वह इस समय आकर्षण से भरा है और वह हमेशा नेहा कपूर को अप्रत्याशित रूप से चौंका सकता है। चल दर, आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की हैरान नज़रों को देखा। उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और उन्होंने सीधे कहा, अगला। वे दोनों सीधे पार्किंग स्थल पर पहुंचे और फिर सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां नेहा कपूर के माता पिता रहते थे। नेहा कपूर के माता पिता भी मुंबई में रहते हैं, लेकिन वे उसी इलाके में नहीं रहते। उनके माता पिता मुंबई के पश्चिमी उपनगर में रहते हैं। ये पहाड़ों के पास है और यहाँ से कई नदियाँ बहती हैं। यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है और हवा साफ है। जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को लैम्बोर्गिनी में बिठाकर शहर से होते हुए किन परिवार के विला तक आधे घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाई, तब वास्तव में अभी भी बहुत सुबह थी। जब एक लैम्बोर्गिनी किन के विला के आंगन में आए, राघव शर्मा एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी के साथ चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बीच बीच में बूढ़ा खास्ता भी था। कार देखते ही राघव शर्मा की आंखों में एक और अजीब सा रंग आ गया। एक और नई स्पोर्ट्स कार। राघव शर्मा को पता था कि आदित्य वर्मा के पास पहले से ही एक एस्टन मार्टिन थी। उनके बगल में नेहा कपूर के दादाजी सोमनाथ कपूर, मिस्टर किन, 70 साल से ज़्यादा उम्र के थे और काफ़ी बुजुर्ग लग रहे थे। ये नज़ारा देखकर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें ज्ञान से भरी थीं।
कार रुकी और नेहा कपूर और आदित्य वर्मा सीधे बाहर निकल आए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और दोनों की कलाइयों पर घड़ियां थीं। आदित्य वर्मा के दूसरे हाथ में अभी भी एक उपहार था। नेहा वापस आ गई। इस समय दो और लोग लिविंग रूम से बाहर निकले, एक चांदी सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी महिला और एक गरिमामय और सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला। ये नेहा कपूर की मां ये रोंग और उनकी दादी लीलिया नेंग थीं। ये रोंग की नज़र भी उनकी कलाइयों पर बंधी घड़ियों पर पड़ी और उसका दिल दहल गया। वचरॉन कॉन्स्टेंटिन और पाटेक फिलिप की कीमतें असाधारण थीं। पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, नेहा कपूर के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और उन्होंने कई लोगों को आवाज़ लगाए, हाँ हमारी पोती अभी भी बहुत अच्छी है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। अच्छा, नेहा बड़ी हो गई है और अपने बॉयफ्रेंड को वापस ले आई है। हम छोटे भाई, तू तो आदित्य वर्मा ही होगा। बूढ़े व्यक्ति ने भी मजाक में सिर हिलाया और फिर आदित्य वर्मा की ओर देखा। नेहा कपूर का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये पहली बार था जब वह किसी लड़के को घर लाई थी। एक बड़ी कंपनी की अध्यक्ष होने के बावजूद वह थोड़ी घबराई हुई थी। आदित्य वर्मा उस समय फिर से चौंक गए जब उन्होंने नेहा कपूर के परिवार के कई सदस्यों को देखा। आदित्य वर्मा की नज़रें खास तौर पर नेहा कपूर के दादाजी सोमनाथ कपूर पर एक पल के लिए ठहर गईं। ये बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे। इसके अलावा बूढ़े आदमी के सिर पर इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। क्या आशीर्वाद है। नकली बॉयफ्रेंड बनकर और आपके घर डिनर के लिए आकर आपको वास्तव में एक प्रॉम्प्ट मिला। रुकें और पुनः क्लिक करें, जल्दबाजी न करें। आदित्य वर्मा बहुत हैरान हुआ। चूंकि उसका सामना उससे हो चुका था, इसलिए वह भाग नहीं सकता था। आदित्य वर्मा के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। नमस्ते दादाजी, दादी, चाचा और चाची, मैं आदित्य वर्मा हूँ। आदित्य वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। कई लोगों ने फिर सिर हिलाया। इस समय नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा के हाथ से हैंडबैग लिया और सीधे आगे बढ़कर ये रोंग को दे दिया। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है, नेहा कपूर ने ये रोंग से कहा। ये रोंग ने उसे उठाया और देखा कि उसके अंदर बैग था जिसे उसने पिछली बार पसंद किया था। मेरी प्यारी बेटी, तुमने अपना दिल लगा लिया है, माँ को ये बहुत पसंद है। ये रोंग मुस्कुराया और कहा, इस लड़की के लिए मेरा प्यार व्यर्थ नहीं है, वह बहुत अच्छी खुशबू देती है। अरे, अगर तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं। माँ, तुम्हारे पास तो अभी भी एक तोहफा है। अगले ही पल नेहा कपूर फिर से हे कहकर हंस पड़ी। ये रोंग दंग रह गई और राघव शर्मा और उसके बगल में खड़े अन्य लोग भी दंग रह गए और उनकी नज़र आदित्य वर्मा पर पड़ी। आदित्य वर्मा फिर से आए और अपने हाथ में पकड़ा बैग ये रोंग को दे दिया। आंटी, जन्मदिन मुबारक हो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूं, नेहा, और मैंने आपके लिए एक घड़ी चुनी है। आदित्य वर्मा ने तुरंत कहा। घड़ी। जब ये रोंग ने बॉक्स खोला तो एक अति सुंदर हीरे जड़ित महिलाओं की घड़ी अचानक ये रोंग और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। बूढ़े किन, देखो, तुमने मुझे अभी तक घड़ी नहीं दी है। बेटी और दामाद होना बेहतर है, ये रोंग ने उत्साहित होकर कहा और उसने सीधे अपने दामाद को भी फोन किया। उसने मन ही मन ऐसा सोचा और उसे यह घड़ी ज्यादा पसंद आई। अभी बैग से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और अब इस घड़ी से तो और भी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? ये रोंग की बातें सुनकर नेहा कपूर का पूरा सुंदर चेहरा लाल हो गया और उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, माँ को सारे तोहफे बहुत पसंद आते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, 2 और व्यंजन हैं जो जल्द ही तैयार हो जाएंगे। ये रोंग फिर से हंसा और खाना बनाने के लिए तैयार हो गया। आंटी, आप मुझे ऐसा करने देंगी? इस समय एक आवाज आई, ये रोंग। राघव शर्मा और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित दिखे। तुम खाना बना सकते हो? ये रोंग ने आश्चर्य से आदित्य वर्मा से पूछा। अच्छा, थोड़ा सा, आदित्य वर्मा ने विनम्रता से कहा। सिस्टम ने मुझे पहले भी ईश्वरीय पाककला का इनाम दिया है, लेकिन मैंने अभी तक ये खाना भी नहीं बनाया है। अब मेरे पास मौका है और इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर पर तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें खाना कैसे बनाने दूं? ये रोंग ने फिर कहा, ये सोचते हुए कि आदित्य वर्मा के लिए यह अच्छा नहीं था कि उसे पहले दिन खाना बनाने दिया जाए। आंटी, मुझे करने दो, आदित्य वर्मा ने पुनः जोर दिया। मैं दिखावा करने का अवसर कैसे छोड़ सकता था? स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।